नमस्कार, अमर उजाला पर मैं हूं अमन। देश में आज लोकसभा का 7वें यानी अंतिम चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। कुछ ही देर में वोटों के प्रतिशत भी सामने आ जाएंगे, कितने प्रतिशत वोट पड़े और कितने नहीं। इस बीच हम आए हैं शहर उत्तरी लोक विधानसभा के उस इलाके में जहां ये दीप्ति कॉन्वेंट स्कूल के नाम से एक बूथ बनाया गया है। यहां पर वोटों की प्रक्रिया चालू है। बाहर वोट देने वाले लोग भी खड़े हैं, कुछ लोग अंदर वोट अभी डाल रहे हैं। आइए हम जानेंगे कि जो हमारे सामने मौजूद हैं वो लोग किन मुद्दों पर मतदान किया है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अजीत सेठ। अच्छा, आपने वोट डाल दिया है? बिल्कुल। अच्छा, आपसे एक सवाल ये है, आपने किन मुद्दों पर वोट डाला है? हम मुद्दों पे नहीं, लेकिन हमने इस बार जो सरकार बननी चाहिए थी, देखे हमने कि इस बार अगर सरकार बनती तो एक अस्थाई सरकार बनती जो हर 6 महीने में बदलती रहती। पहले प्रधानमंत्री वो बनेंगे, फिर दूसरे हफ्ते वो बनेंगे, तीसरे महीने वो बनेंगे। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए थी। सरकार हमें वो चाहिए जो अस्थाई सरकार बनाए, और अस्थाई सरकार के साथ जो अपने भारत स्वतंत्र देश को जो मजबूती दे सकती है उन्होंने दिया और आगे भी दे। चूँकि आने वाले जो हम जो वोट देते हैं वो भारत का भविष्य तय करती है, और भारत का भविष्य तय करती है तो हमारा भविष्य तय होती है। हम इस मुद्दे पे हमने वोटिंग किया। अगर विधानसभा के हिसाब से की बात की जाए तो ये आपकी कौन सी विधानसभा है? विधानसभा के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो आप अगर से किसी अगले पक्ष को भी जाएंगे सुनेंगे तो सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। पिछले 5 सालों से दूसरे जो चुनाव वाली विधानसभा की हुई है उस समय भी उन्हें सबसे बड़ा सुकून का मुद्दा ये मिला है कि अभी तक कोई दंगा नहीं मिला। दंगा नहीं हुआ। दंगा नहीं हुआ, नहीं तो बोलते थे कि हर 2 महीने पे कर्फ्यू लगता था। कर्फ्यू लगना मतलब खाना पीना और बेरोजगारी बंद, स्कूल शिक्षा सारी चीज़ें व्यवस्थित होती थी। उन्होंने बस ये जवाब दिया कि हमें सुकून है कि दंगा नहीं हुआ। अब पूरी तरह शांति और व्यवस्था। और जिनके घर में बहन बेटी है उनसे जाकर पूछिए कि अब बहन बेटी सुरक्षित कितनी चल रही हैं, आराम से चल रही हैं। इस कारण से देखिए मुद्दा बहुत 1 नंबर का है, उसका टेंशन नहीं है। मुद्दा ये भी है, और अगर आप महिलाएं से पूछेंगी तो आपको एक ही जवाब देंगी कि महिलाएं अब सुरक्षित चल रही हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। व्यापारी वर्ग में देखेंगे, व्यापारी वर्ग सुरक्षित इसलिए है कि पहले हमेशा गुंडा टैक्स वसूली, किसी व्यापारी गोली मार देना, वसूली के लिए फ़ोन कर देना। अब उस मामले में व्यापारी सुरक्षित है। अब लोग बोलते हैं महंगाई का मुद्दा। महंगाई मुद्दा नहीं है। महंगाई मुद्दा तो ऑटोमेटिक जब ग्रोथ अपना होगा उसी तरह महंगाई मुद्दा बढ़ता जाएगा। महंगाई बढ़ेगी तभी हमारा भी ग्रोथ होगा। पहले सैलरी 3,000 हमारी थी, अब 14,000 से नीचे नहीं रहती है। सभी की लोगों की बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, वो लोग बोलते हैं। मुद्दा ये है कि जो है महंगाई चरम सीमा पे हो चुकी है। हर चीज़ का दाम बढ़ चुका है। गैस सिलेंडर से लेके अनाज तक का दाम बढ़ चुका है। तो कम से कम जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो परेशान हाल है इस वक्त। और कारोबार हालत एकदम सही नहीं है। बेरोजगारी हो गई है, ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। ये स्थिति आपकी कब से हुई है? अरे इससे जब से ये सरकार आई है, ये तो 14 के बाद जो रहा कुछ सही रहा, उसके बाद से जो 19 के बाद से जो और ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई है। बेरोज़गारी ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। तो यानी कि आपने महंगाई के खिलाफ वोट दिया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई के खिलाफ दिए हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम जितेंद्र विश्वकर्मा। जितेंद्र जी, अभी आप बूथ के अंदर गए थे, यहाँ व्यवस्थाएं क्या क्या थी और आपने वोट दिया है तो किन मुद्दों पर वोट दिया है? विकास का मुद्दा सबसे पहले, नारी सुरक्षा और देश सुरक्षित हाथों में रहे, बस यही सब सोच का है। तो जो ऐसा व्यक्ति तो दिखाई पड़ेगा हम उसको वोट करेंगे। अच्छा, बूथ के अंदर क्या व्यवस्थाएं थी? बूथ के अंदर पानी की व्यवस्थाएं हैं, टॉयलेट है, और सुबह तो हम लोग जो है देखे कि ये सब कुछ छाछ भी बांटा गया था, तो काफ़ी उन लोगों को अच्छा बेहतर महसूस हुआ कि गर्मी काफ़ी, बस एक ही ज़रूरत है, थोड़ा पंखा वखा लगा होता थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता। ये पंखे की थोड़ा अभाव है, गर्मी ज़्यादा चुकी है, एक समस्या ये है बस। बिजली कटी है इस बस? बिजली तो नहीं कटी सुबह से बिजली वैसे ही है, अच्छा मिल रहा है बिजली। आपका क्या नाम पड़ेगा? वेद प्रकाश। तो आपने, अगर वोट की बात की जाए, अब तक आप कितनी बार वोट दे चुके हैं? हम तो लंबे टाइम से दे रहे हैं। 2014 से लोकसभा चुनाव के लिए कितनी बार वोट डाले हैं? हाँ, लोकसभा चुनाव 2014 चौथा है, 5वां है, 14, 19, 22 3 बार हुआ। अच्छा, 2014 के पहले अगर देखा जाए बूथों पे एक व्यवस्थाएं होती थी, कुछ उन व्यवस्थाओं के बारे में आप कुछ? बहुत प्रॉपर नहीं था, इम्बैलेंस था हर चीज़। अब कैसी हो गई हैं? अब सब सही है, मतलब ओवरऑल सही है, सब अच्छे से। ये आपका कौन सा विधानसभा है? विधानसभा ये कौन सी है?
गोकुलगंज क्षेत्र में। हाँ हुकुलगंज का है कुल मतलब शहर उत्तरी दक्षिणी ये उत्तरी है। उत्तरी उत्तरी में अगर विकास की बात की जाए तो किस तरह का विकास हुआ है? नहीं सब सही है। पहले लाइट बहुत ज़्यादा ज़्यादा खाली होता था कि लाइट कब जाएगा कब आएगा खाली हम लोग इंतजार करते थे। अब लाइट का कोई इशू नहीं है, मतलब ओवरऑल सबसे सही है, रोड से लेके हर चीज़। हम लोग का पूरा बचपन ज़्यादातर बचपन बाई बर्थ यहीं से हैं। गर्मी में बीतता था, कब लाइट आएगी, जाती तो थी लेकिन आने का समय पता नहीं था। आज समय ऐसा हो गया है कि हम लोग सोचते हैं कि जो है बिजली जाएगी कब, जल्दी बिजली जाती नहीं। इन्वर्टर भी देख रहे हैं आजकल बिना यूज़ का हो गया है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग को भी सुनते थे कि दूसरे सिटीज़ में 24 घंटा लाइट रहती है, लेकिन हम लोग बनारस में आज देख रहे हैं आंखों के सामने कि बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, सड़कें अच्छी हो गई हैं, आदमी बिंदास कहीं भी आ जा रहा है, किसी कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं है। ये सब चीज़ें अच्छी हैं। ये आप लोगों ने देखा, बिजली, विकास और सड़कों के मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट डाला है और लोगों का यह भी कहना है कि 2014 के बाद काफ़ी बदलाव हुए हैं, विकास में काम हुए हैं, पानी बिजली की व्यवस्था ठीक हो गई है। आगे भी ये लोग इन्हीं मुद्दों को लेकर अपना मत डालेंगे। मेरा नाम कार्तिक है, आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस समय हम बनारस के एक बूथ पे हैं। बनारस में इस लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज मतदान है। इस समय हम तुलसी निकेतन बालिका इंटर कॉलेज में हैं। यहाँ पर मतदान इस समय हो रहा है 3:50 लोग आ रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों से हम संवाद करेंगे और जानेंगे क्या स्थिति है इस समय। क्या नाम है आपका? जी ममता। ये किस मुद्दों पे आपने वोट किया है इस बार? सर विकास हो रहा है, अच्छा है। पिछली चुनाव में आप लगातार वोट देती रही हैं। हम लोग विकास ही चाहते हैं। विकास चाहते तो हो हैं। रहा है, वो भी रहा है। क्या क्या विकास हुआ है बनारस में? सर बहुत पुल बने, सड़कें बनी, सब कुछ। और महिलाओं के लिए क्या हुआ है? महिलाओं के लिए भी होगा ही। मोदी जी ने कुछ तो किया होगा। आप किस नज़र से देखती, मतलब महिलाओं के लिए मोदी जी क्या क्या काम कर रहे हैं? मतलब छोटे स्तर पे भी जैसे कर रहे हैं। महिलाओं का जो होता है समूह होता है, उसमें भी मतलब अच्छा खासा सबको पैसा मिल रहा है। सब मतलब औरतें अपना घरेलू कर ले रही हैं काम वगैरह, तो विकास हो रहा है बस। आप इतने शहरों में किन आप शहरों में घूमी हैं और आपको क्या एक चीज़ लगती है कि ये चीज़ विकास के नाम पे बनारस में और ऐड होनी चाहिए जो अभी तक नहीं ऐड हो पाई है? जैसे आप लखनऊ में पढ़ाई करती हैं, कई अन्य शहरों में घूमी होंगी, तो विकास के नाम पे वोट भी आप कर रही, तो क्या एक चीज़ जो आप चाहती हैं जो आगे होनी चाहिए? सर जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुझे लगता है बनारस में बाकी शहरों के मुकाबले अभी कम है। जैसे जो पुरानी जो चीज़ें हैं वो तो बहुत ही हैं, अच्छी हैं, घाट हैं, मंदिर हैं, वो सब तो बहुत अच्छे हैं, बट जो सब मॉडर्न डेवलपमेंट होना चाहिए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, उसमें थोड़ी कमी लगती है मुझे। और वहाँ लखनऊ में आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? सर BSc कर रही हूँ अभी। तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से क्या आपको लगता है कि सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, शिक्षा में क्या सुधार किए हैं? तो शिक्षा में सब देखिए, अब डिग्री से ज़्यादा लोग स्किल को महत्व दे रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पहले जो मतलब बस डिग्री है और अब स्किल्स को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। स्टार्टअप लेके आए हैं लोग, स्टार्टअप लेके आए हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि स्टार्टअप्स पे वर्क किया जा रहा है और इसे प्रमोट भी किया जा रहा है। मैम आप बीएड कर रही हैं जैसे, तो आपको क्या नज़र आता है कि बीएड वाले छात्रों के लिए सरकार ने अवसर प्रदान किए हैं? अभी तक तो उतना पॉजिटिव नहीं रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अभी क्या क्या कमी रही है पढ़ाई के दृष्टिकोण से लेकर के? जैसे कि टीचिंग की भर्ती कम आती थी और यहाँ के लोग बिहार में भरते थे फॉर्म्स, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा भर्तियाँ निकलें टीचिंग के क्षेत्र में। क्या नाम है आपका मैम? आंसी सिंह। क्या पढ़ाई करती हैं आप? मैं इस बार M.Com में हूँ। तो ये आप पहली बार मतदान करने जा रही हैं? किन मुद्दों पे मत देने आप जा रही हैं, क्या मुद्दे हैं? डेवलपमेंट पे और एजुकेशन पे। डेवलपमेंट हुआ है बनारस शहर में? हाँ बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या क्या हुआ है? बहुत सारे हर सेक्टर में हुआ है, जैसे हमारे एजुकेशन में हुआ है और हमारे नॉर्मल जैसे रोड्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। एजुकेशन में क्या क्या हुआ है बदलाव? एजुकेशन सिस्टम में सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं, सारी चीज़ें सुनी जाती हैं, जो काम होते हैं वो परफेक्टली होते रहते हैं। जैसे हमारा काम होता था, कोई सबमिशन होता था, इन सारी चीज़ों में डिले होता था, बट अब नहीं होता है। आगे आपका क्या करने का इरादा है?
पढ़ाई में? MBA। MSc के बाद MBA? MSc नहीं, M.Com। अच्छा, आप M.Com कर रही हैं, अब MBA करने का इरादा है। तो देश के अन्य शहरों में भी आपका जाना हुआ होगा, तो एक चीज़ जो आपको बनारस के लिए लगती हो कि हमारे शहर में अभी ये कमी है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही है, वो आप कुछ बताना चाहें? सारी चीज़ों पे तो दे ही रही है, अब ये थोड़ा मुझे नहीं पता। नहीं, मतलब ऐसे सोच लीजिए कुछ ऐसी कमी नज़र आई हो कि ये चीज़ हमारे शहर में अभी तक नहीं बन पाई, जैसे जाम की समस्या। जी, जाम की तो है ही है। हाँ, जाम की भी एक समस्या है, उस पर निजात के लिए जैसे अगर बात की जाए तो सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? निजात के लिए तो यही सुझाव देना चाहेंगे कि भाई जो है, जो जाम फाम लगती है, समस्या को बड़े स्तर से उच्च अधिकारियों बैठ कर उसको निराकरण किया जाए। आपका क्या नाम है? अवनीश कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? हम पेशे से बिजनेसमैन व्यवसायी हैं। आप किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं इस बार? हम देश के विकास और क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर अपना वोट देने जा रहे हैं। क्या लगता है 10 सालों में कितना विकास हुआ है अभी तक? पहले के नस्बत पहले की सरकारों से तो ज़्यादा इनका विकास हुआ है और कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे सफाई की समस्या है इस क्षेत्र की, और ये जाम समस्या है, ये सब है समस्याएं, इन पर और काम होना चाहिए। कोई एक सुझाव जो सरकार को आप देना चाहें, मतलब जितना आप बता चुके उसके अलावा, जैसे मैंने पूछा कि इस बनारस शहर के लिए एक बिल्कुल नई चीज़ जो होनी चाहिए, या ऐसी है कोई चीज़ जो आज तक सोची ही नहीं गई पर होनी ज़रूर चाहिए? होनी तो चाहिए। फिर क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, यही सब होना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा? जी, मुकेश विश्वकर्मा। वोट देने आए थे? जी हाँ। अच्छा, अब मुद्दों की बात की जाए तो बनारस में किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया है? विकास को लेकर दिया है। विकास किए हैं मोदी जी, और मोदी जी को वोट दिए हैं। अरे खुल के? एकदम खुल के वोट देते हैं भाई। मंदिर बनवाए हैं, रोड देख लीजिए, चौड़ीकरण, साफ सफाई, हर चीज़ है, इसलिए मैं वोट दिया मोदी जी को। अच्छा, साफ सफाई इसके पहले क्या थी इनके पिछले सरकार? इससे पहले कोई नहीं कर रहा था, मोदी जी आए तब से। जैसे ये मंदिरों का शहर है, हम मंदिरों की बात करें तो यहाँ पे मंदिरों को लेकर क्या विकास हुआ है? मंदिर को लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ज़मीन खरीद कर मोदी सरकार ने उसको आगे काम कराया है, ठीक है। और उसके बाद अभी राम मंदिर बनी रहा है आपके सामने, और उसके बाद मथुरा की बारी है। मोदी जी रहेंगे तो मुमकिन रहेगा, और कोई रहेगा तो भी नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। उत्तरी में विकास के सवालों पर आप किन किन चीज़ों को बदलाव देखे हैं, जैसे पहले क्या था और कैसे बदलाव हुआ है? बहुत चीज़ें बदलाव हुई हैं, लाइट है, पानी है, सड़कें हैं, और अपना मंदिर है, सब पूरा चेंज हो चुका है। पहले के अपेक्षा काफ़ी अच्छा हो गया, डेवलप हो गया है, कार्ड अच्छे हो गए हैं। आप पढ़ाई करते हैं कि व्यापार? व्यापार। अगर व्यापारिक हिसाब से देखा जाए, एक व्यापारी के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि जो GST और तमाम तरह की व्यवस्थाएं मोदी सरकार में आई थी, उससे जो है क्या बेनिफिट हुआ है व्यापारियों को, और देश के जो GST है उससे क्या मतलब फ़ायदे हुए हैं उसको? बहुत फ़ायदा हुआ है। पहली बात तो जो GST जो पहले टैक्स वैट लगता था वो सब लोग देते नहीं थे, GST के आने से सब लोग देने लगे हैं, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोगों को लोन मिलने लगा है। व्यापार करने में और अच्छा हो गया है पहले के अपेक्षा। पहले कैसी कैसी समस्याएं आती थी आप लोगों को व्यापारियों के हिसाब से? व्यापारियों के हिसाब से पहले लोन की सुविधा उतनी फैसिलिटी नहीं मिलती थी, लोन लेने में बहुत दिक्कतें होती थी। अब तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बहुत सारी लोन फैसिलिटी मिल गई है। मेरा खुद का लोन 4 दिन के अंदर हुआ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्या करते हैं आप? बिजनेस कौन सा? हार्डवेयर का, पाइप फिटिंग। तो बड़े लेवल पे शुरू किए थे कि छोटे लेवल पे? मीडियम। उसमें सरकार की योजनाओं से कुछ लाभ लिया था आपने? जी। कैसा? MSME में लाभ मिल चुका है, और आपका मुद्रा योजना मुझे लोन मिल चुका है। अच्छा, और व्यापारियों के हिसाब से और बदलाव की बात करें तो सरकार अभी और क्या बदलाव करे कि जिससे आम जन को, व्यापार को, देश के अन्य जो वर्ग हैं उनको जो है फ़ायदा हो? ये है कि थोड़ी सी महंगाई में उनको फोकस करना चाहिए अभी, क्योंकि पहले के अपेक्षा महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को
आज के हिसाब से महंगी हैं, वो चीज़ उन पे फोकस करना चाहिए, उनको कम करना चाहिए। महंगाई है मुद्दा जी। नाम पड़ेगा आपका? शिवशंकर पटेल। पटेल जी, ये कौन सी आपकी विधानसभा है? ये लोकसभा 77 है, जहाँ से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर यहाँ हम विकास के चीज़ों को देखा जाए तो 2014 के बाद और 2014 के पहले आपको क्या बदलाव दिखे हैं बनारस में? अगर हम विकास की बात करें तो कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं बचा जो अछूता रहे। अगर हम व्यापार की बात करें तो कॉरिडोर बनने के बाद टूरिज़्म का व्यापार इतना बढ़ा कि हमारे साहनी बंधु जो पहले नावों से 100 रुपये 500 रुपये कमाने के लिए परेशान होते थे, आज उनकी रोज़ की कमाई लगभग 5,000 से लेकर 2,000 5,000 से 10,000 रुपये पहुँच गई है। एक माला वाला जो माला खरीदता है उससे किसान की आमदनी बढ़ी। जहाँ 100 रुपये के माला चढ़ते थे, एक दिन में बहुत ज़्यादा काशी विश्वनाथ में 5,000 10,000 के माले चढ़ते थे, आज 2 लाख से 5 लाख माले चढ़ रहे हैं। तो इसका सीधा संबंध किसानों से है। कॉरिडोर बनने के बाद इतने आयाती लोग आए, यातायात से लेकर हर चीज़ बढ़ी। विकास की बात करिए, रिंग रोड ले लीजिए, रिंग रोड की बात करें, नमो घाट की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें, फिर रेलवे की विकास की बात करें। उसके बाद हम किन किन विकास पर बात करें, स्टेडियम की बात कर लीजिए, रुद्राक्ष की बात कर ले, अनेकों विकास यहाँ पे हुए। एक समय था कि 2014 से पहले रोड चलने लायक नहीं थे। इन रोडों के हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि हम लोग भी हाईवे देखेंगे जो हम दिल्ली और लखनऊ में जाकर देखते थे। वो हाईवे हमें देखने का मौका कौन दिया? बात कर लीजिए, मैं 80 की पुल की बात कर रहा हूँ। जो 80 पुल जो रामनगर से जोड़ता था प्रधानमंत्री से पूर्व, जहाँ के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव और हमारी मायावती बहन जी भी रहीं। उस पुल को 10 साल हो गए, उस पुल का विकास नहीं हुआ। आज हम पुल के अगर जोड़ना चाहें तो केवल बनारस में रिंग रोड से लेकर कितने पुल हो चुके हैं, ये हमारी बनारस की जनता को गिनने में भी टाइम लग जाएगा। अब बात करें 2014 से पहले की, हम संकट मोचन ब्लास्ट कैसे भूल सकते हैं जो हमारे हृदय में लगा? हम कैंट के ब्लास्ट को कैसे भूल सकते हैं जो हमारे हृदय को करे? हमारी न्याय परिषद जिसे न्याय का हम लोग मंदिर मानते हैं, उस परिषद को भी इन्होंने आहत कर दिया। तो मोदी सरकार ने आतंकवाद पे भी बहुत बढ़िया काम किया है। इतना बढ़िया काम किया है, आज तो हम भूल चुके हैं कि दुर्गा पूजा घूमने जा रहे हैं तो बम ब्लास्ट होंगे। आज तक 2014 के बाद कोई ऐसा ब्लास्ट आपको याद होगा जो जम्मू कश्मीर को छोड़ किसी राज्य में हुआ है? क्या आपको याद है? किसी को नहीं याद है, हर कोई भूल चुका है। हम भूल चुके हैं उन दंगों को भी जो दंगों में कभी सुनते थे। आजमगढ़ है, महू है, पश्चिम पूरा परेशान रहता था, पूर्वोत्तर में वाराणसी भी हमेशा परेशान रहता था, पर आज हम भूल चुके हैं। ये बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, क्या 1947 के हिंदू मुस्लिम नहीं था जो पाकिस्तान दे दिया गया? आज ये भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, जिनके परिवार ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और तिब्बत के नाम पे देश को तोड़ दिया और वो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। अब किन की बात कर रहे हैं? हम विकास की बात कर रहे हैं, हम उनको चुनते हैं जो देश के लिए एक हैं। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, पर वो पार्टी जो देश के विकास के बारे में नहीं, देश के हित के, सुरक्षा के, नारी शक्ति के, विकास के हर मुद्दों पे काम किया। महंगाई, किस बात की महंगाई है? वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा है, रूस में लड़ाई चली है, यूक्रेन में चढ़ाई चली है, इराक में लड़ाई चल रही है। ट्रेड में प्रॉब्लम होती है। अगर अब पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो एक गाड़ी पास करने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ तो युद्ध के मैदान में सारे युद्धपोत मैदान में डटे हुए हैं समुद्र में, वहाँ से आयात कैसे हो पा रहा है? ये केवल उनके विदेश नीति का प्रभाव है कि आज भी हम महंगाई से दूर हैं। वो महंगा नहीं। आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह ने अपना सीट ग्रहण किया था तो उस टाइम पेट्रोल का दाम 33 रुपये था, जब छोड़ा तो 78 रुपये रहा। और जब मोदी जी ने ग्रहण किया तो वो 80 रुपये से ग्रहण किया, आज कितना है? 97 रुपये तक पहुँचा है। महंगाई दर किस में थी? आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने यूक्रेन की भी बात की, तो यूक्रेन के समय बहुत से सरकार के ऊपर आरोप लगे हैं कि अब पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं। इन महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सोच है आपका? देखिए, एक वर्ल्ड वार और मिनी वार दोनों में अंतर होता है। वर्ल्ड वार में पूरा देश लड़ता है, एक मिनी वार चल रहा है जहाँ कम से कम 15 देश इफेक्टेड हैं। इसको कोई झुठला नहीं सकता। हम ईरान की बात कर लें, इराक की बात कर लें, यूक्रेन की बात कर लें, फ़िलिस्तीन की बात कर लें, इजराइल की बात करते हैं और रूस की बात करते हैं। इनसे भारत का एक अच्छा व्यापार चल रहा था। एक अच्छा व्यापार, यहाँ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे, एक बड़ा बिजनेस इनसे जुड़ा हुआ था। बट ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ये 10% नहीं, हम सीधे मानते हैं ये 90% तक प्रभावित हुआ। उसके बावजूद जो हमारी महंगाई दर है बहुत सीमित है, बहुत सीमित है। जिसको आप दूर तक की बात करने जाएँ, अगर एक पड़ोसी राज्य में सूखा पड़ जाता है तो हमारे यहाँ अनाज महंगा हो जाता है। उसके बावजूद, इस युद्ध के बावजूद हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है।
किसी चीज़ में बहुत इफेक्टेड नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने अभी बहुत अच्छी जानकारी दी है यूक्रेन और आतंकवाद सहित तमाम मुद्दों पर। इसमें एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी वर्तमान सरकार को भविष्य में, वैसे मान लीजिए 4 जून के बाद अगर कुछ ऐसा माहौल बनता है, तो वो किस मुद्दे पर अभी काम करना उसको बाकी है, जिस पे वो काम करे तो देश की स्थिति और ठीक हो सकती है? हमारे विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है, उस मुद्दे पर जो हमारी सरकार बनने जा रही है उसको विशेष ध्यान देना चाहिए। नौकरियां सरकारी थोड़ी कम हुई हैं, ऐसा नहीं कि प्रभावित हुई है थोड़ी, पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उन्होंने आईटी सेक्टर, सैमसंग कंपनी का यहाँ आना, एप्पल कंपनी का यहाँ आना, बहुत से ऐसी प्राइवेट कंपनियाँ जो यहाँ पे आई, बट यहाँ के जो युवा है वो प्राइवेट कंपनी पर ज़्यादा भरोसा ना करते, सरकारी पर करता है। बट सरकारी के लोग काम करना सीख जाएं, इसलिए हम सरकार को चाहेंगे कि प्राइवेट को इस प्रकार विकसित करे कि वहाँ नौकरी लगने के बाद किसी को निकाला ना जा सके। उनके कार्य योजना के आधार पर उनका पदोन्नति, मतलब जाति प्रथा के आधार पर उनका विकास ना हो। जैसे किसी का प्रमोशन करना हो तो जाति के आधार पर ना हो, जो भी हो उनके कार्यों के आधार पर रहे। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि को और सम्मान मिलना चाहिए। जो सम्मान उन्होंने दिया वो बहुत ऊपर है, बट भी आज भी बिहार जैसे राज्य, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, गोवा जैसे राज्य में वो बदलाव नहीं आ पाए नारी शक्ति के लिए जो हमें ज़रूरत है। हमें विश्वास है जब ये 2024 में आएंगे तो इस पर विशेष कार्य करेंगे। नेक्स्ट, शिक्षा, चिकित्सा की जो पढ़ाई है बहुत महंगी है। अगर हम नीट की बात करते हैं तो वो सस्ती पढ़ाई है ही नहीं कि एक आम नागरिक उस पढ़ाई को कर पाए। तो हम सरकार से चाहेंगे जो नीट की पढ़ाई हो बहुत कम दामों में विद्यार्थियों के लिए सुलभ कराए। अभी तक हम वाराणसी के जिन बूथों पर गए, वहाँ लोगों ने विकास, शिक्षा, रोजगार सहित आतंकवाद के मुद्दों पर अपनी बातें रखी। आज हम वाराणसी के एक और आखिरी बूथ पर खड़े हैं। यहाँ हम कुछ बुज़ुर्गों से भी बात करें, कुछ युवा भी हैं यहाँ पर। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इन लोगों ने इस बार किन मुद्दों पर और किन चीज़ों को लेकर और कैसे बदलाव देखे हैं। जैसे हम 2014 के बाद से ये अक्सर सामने आ रहा है कि 2014 के बाद विकास को लेकर काफ़ी काम हुए, लेकिन कहीं न कहीं सरकार में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। आज हम जानेंगे, इन लोगों से यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले चाचा, क्या नाम पड़ी आपका? धन्नूलाल भगत। धन्नूलाल भगत, अच्छा। कितना उम्र हुई आपका? 60 प्लस है। 60 प्लस हो? और क्या करेला? हम थोड़ा बड़ा काम करते हैं यहाँ पर, दुकान एकदम टीका होगा लगेले हुआ है एकदम। हम जाते हैं 2 दिन संकट मोचन भोर में, करीब 3 बजे यहाँ से चले जाते हैं, 3:30 में हो जाते हैं। अच्छा। कीर्तन में बैठते हैं। कैसे जाला? अब तो गाड़ी हो गया सब। अच्छा। गाड़ी नहीं तो पहले साइकिल से जाते थे। अच्छा, संकट मोचन का भी बात किला है। जैसे संकट मोचन हम बहुत पहले जाते थे, जैसे आप लोग के समय में संकट
बदलाव तो है ही है, हर जगह बदलाव। पहले यहाँ कच्ची सड़क थी, अब पक्की सड़क हो गई है। पहले हम लोग रात भर यहाँ खपड़ेले का मकान था, पक्का मकान बन गया है। विकास हुआ है। तो हुआ है, चाहे किसी भी सरकार रही हो। कोई भी सरकार बदलाव करेगा। वर्तमान सरकार की बात करें तो क्या है? हम जो सरकार में रहेगा विकास बदलाव करे, विकास करेगा जो भी है। नाम नहीं लेंगे आप? नाम क्यों लेंगे? एक व्यक्ति विशेष का नाम क्यों लें? अच्छा, व्यक्ति के विशेष हो गए वो, नाम नहीं लेंगे? नाम क्यों लेंगे? अच्छा चलिए ठीक है, खुल के बोलिए 2014 के बाद क्या विकास का मॉडल था? जैसे यहाँ पे अभी 2014 के बाद विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, एक कॉरिडोर पे और काम चल रहा है, पुलें बनी हैं, सड़कें भी लगभग ठीक ठाक हो गई हैं, बिजली वगैरह भी आप देखिए, एक समय लोग बिजली को लेकर, अभी हम जो बात हुआ है वो बता रहे हैं कि पहले जो लाइट का इंतजार करते हैं, अब लोग ये सोचते हैं कि चला आग लो तो लाइट कट लो तो 5 मिनट में हो जाएगी। इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? लाइट में सुधार तो हुआ है, बहुत काफ़ी सुधार हुआ है पहले के अपेक्षा। अच्छा, हाँ बहुत हुआ है, सुधार हुआ है, पहले नहीं था। पहले संसाधन नहीं था ना, अब संसाधन हो गया, हर जगह हर चीज़ हो गया है, उसी का लाभ ले रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। बिजली महंगी हुई है कि नहीं? हर चीज़ महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगा हुआ है। अभी इस समय सरसों का सीजन है, लेकिन 140 रुपये पैकेट बिक रहा है सरसों का तेल। 140 रुपये किलो। हाँ, दाल 180 रुपये किलो। महंगाई नहीं है, चरम सीमा महंगाई, बेरोजगारी है, लड़के इधर उधर कर रहे हैं। आप कुछ करते हैं कि नहीं अभी? अरे हम कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं छोटा मोटा, और क्या करते हैं? छोटा मोटा उससे अपना पारिवारिक जो भरण पोषण हो रहा है उससे हो जाता है थोड़ा बहुत। बाकी बजरंगबली की कृपा है ना? बहुत कृपा है। नहीं एकदम दिन से टीका लगाए घूम रहे हैं लोग। अरे ये इसी का कोई मिलता नहीं, अंदर से आया है। अच्छा, अंदर मंदिर के अंदर बाहर लगाया जाता है तो उसे लगा, उसी में लोग लगाते हैं, हम लोग अंदर से मिलता है। अच्छा, हाँ, एकदम मंदिर के अंदर जाते हैं आप लोग, जहाँ पुजारी बैठते हैं? पुजारी लोग अंदर से भेजते हैं हम लोग के लिए। अच्छा, आप लोग पुरानिए हैं, परिचित के भी हो गए होंगे? परिचित नहीं है। अच्छा, संविधान को लेकर इस समय एक अलग माहौल बनाया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? संविधान को छेड़ना बहुत गलत बात है। अक्सर कहीं संविधान के छेड़ेंगे तो आर पार की लड़ाई, बैकवर्ड, अनुसूचित जाति, हर लोग मिल के लड़ेंगे। जो सच्चे रहेंगे तो, जो कहें कि हम अपने गोटी सेकने के लिए इधर रहेंगे, लेकिन संविधान नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेंगे। संविधान रहेगा तब वो बचे रहेंगे। आज जो भी बात हुआ है, अब हम खड़े हैं आपके सामने, संविधान के देने खड़े हैं, संविधान के देने आप बोल रहे हैं, नहीं तो कोई बोल नहीं पाता था। संविधान के देने आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देने की आप बोल रहे हैं और लिख रहे हैं हर जगह। हम लोग को संविधान में आरक्षण मिला है, हर चीज़ मिला है, संविधान की देने है ना। संविधान नहीं रहता कोई बोल पाता? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी हिम्मत जो है संविधान से मिलती है? संविधान विरोधी है? नहीं, संविधान विरोधी, उनको ये हिम्मत संविधान से मिलती है। हाँ, जो हमको संविधान में पूरा दिया है। संविधान नहीं रहता तो कोई नहीं रहता, और संविधान बनाने उसमें कोई भी बड़ी जात का कोई भी बना के दिया। अम्बेडकर जी ने 24 घंटे के अंदर बना के दे दिया। 24 घंटा कहाँ लगा? हाँ, 24 घंटा कहाँ लगा था? हाँ, तो दिया ना, तुरंत दिया ना। कम समय में उन्होंने मजबूत चीज़ दे दी सरकार को, यही ना? हम लोग को बोलने का अधिकार, हर रहने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, जो आरक्षण मिला है आजकल ऐसी हो जा रहा है। यहाँ होगा सुरक्षित वाला हो जाएगा तो वही लड़ेंगे। अच्छा, एक गंभीर वो सवाल है, इस पर आप भाई पुरानिए हैं, बुजुर्ग हैं, पूरे अनुभव के हिसाब से हमको जवाब दीजिएगा। मान लीजिए संविधान को हटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाए संविधान को, ठीक, तो देश की कैसी स्थिति रहेगी? बहुत ख़राब रहेगी, बहुत ख़राब रहेगी। कैसे कुठाराघात होंगे, हमले होंगे? पहले वाली स्थिति हो जाएगी, जो 100 साल पहले थी वही स्थिति हो जाएगी। क्या स्थिति थी? अरे कोई जाता था, अरे भैया खटिया के पीछे भैया बैठ गया, पीछे बैठो, तुम छू दिए, हटाओ, ये हर दिन जा रहा है, रास्ता धो दो। अभी जाते हैं कन्नौज में, अखिलेश यादव गए थे मंदिर में, मंदिर धुलवाया गया। ये संविधान की देन है। संविधान न रहता मंदिर पे पहुँच पाते। अभी संविधान के देन के हर लोग हम हक, पूरा हक मिला है। संविधान न रहता कोई नहीं बोल पाता, कोई
बैकवर्ड है, एसी जो है अनुसूचित जनजाति वाले, कहीं उनका कुछ नहीं होता। अच्छा, यूपी जब सरकार बनी थी उस समय लखनऊ की विधानसभा को गंगा से धुलवाया गया था, ठीक है। इसको लेकर क्या आप कहेंगे? जैसे ये संविधान के ये शुरुआत है क्या? संविधान विरोधी थी, संविधान विरोधी, सबको हक है। और तुम धुलवा दोगे, तुम भगवान हो गए हो? भगवान तो हो नहीं, तुम भी थे, योगी भी थे वही। एक दिन रो रहे थे, अच्छा, लोकसभा में रो रहे थे कि मेरी जान का खतरा है, जान को लेकर। हाँ, जान का खतरा है। आज कह रहा है कि संविधान का देन था कि बच गए हैं। अच्छा, नहीं तो खतरा बढ़ जाता। खतरा बढ़ ही जाता। नदी रसम रसम, अगर गरीबी है तो कहाँ से आ गल गरीबी? हाँ, पहले मजदूरी 100 रुपया था, आज 500 रुपया मजदूरी है। गरीबी कहाँ? विपक्ष तो बोलबे करी कि देश गरीब है, लेकिन गरीब हो के आज अगर एक गरीब के घर अगर शादी पड़ेगा तो वो 3 फंक्शन करेगा। कोई भी देख लीजिए गरीब, अगर रिक्शा चलाने वाला है तो उसके यहाँ भी 3 फंक्शन हो रहा है। और पहले एक फंक्शन करे में चंदा उतरे लगा कि फलाने के ब्याह है, कुछ दे करके ब्याह शादी हो जाए। तो गरीबी कहाँ रह गल भाई? नरेंद्र मोदी जी जो कहलन कि गरीबी से ऊपर उठावे के देश के, तो उन उठैलन, उन वास्तव में ही उठैलन। आज आज़ादी के पहले बनारस, दिल्ली, बम्बई एक कैटेगरी में रहल। आज़ादी के बाद बनारस कहाँ चल गल? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता सब आगे चल गए, बनारस वैसे ही रह गल। आज से 10 साल पहले मोहन सराय से कैंट आवा में 4 घंटा लगत रहल, सवेर भी हो जाए, और आज 15-20 मिनट में आ जाए आदमी। तक काम तो भाई नरेंद्र मोदी ही कैले हन, चाहे वो कितनों अब सब कहे वो संविधान खत्म होता और देश ये इन लोगों का ये मुद्दा है कि काला धन मोदी जी नहीं लाए। ये न्यूज़ बाकायदे देखते होंगे और पेपर में भी पढ़ते होंगे। अब ये सरकार जब छापेमारी करके जो पहले से घटक के बैठे हुए हैं उसको क्या कहेंगे? उसको भी तो काले धन कहेंगे ना। तो सुनिए पहले स्विट्जरलैंड से जो घटक करके बैठा है ना, सरकार बदलेगी ना तो फिर घटके हुए लोग फिर ऊपर आएंगे। ये बंद नहीं होगा। ये कांग्रेस की सरकार हो चाहे भी सरकार हो, घटकेगा सब। उजागर उसी का होगा जो सरकार सत्ता पलटेगी, जांच विपक्षी के खिलाफ होगा, वो उजागर होगा। जो सत्ता में है उसका कोई जांच नहीं है। अबे मिर्जापुर के सभा में मुख्यमंत्री के हाथरस मामले में क्या होगा? कुछ पता चला? क्यों जला दिया लड़की को? क्यों जला दिया? पुलिस वाले क्यों जलाएंगे किसी को? उसका कहीं देता है कुछ? सब गायब। आया था, कौन लाया? उसकी जांच हुई? कौन जांच कर रहा है? कौन सी एजेंसी कर रही है? पुलवामा में 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, 5 साल पहले की बात है। कौन सी जांच एजेंसी जांच कर रही है और क्या परिणाम आया? किसी को नहीं पता। जो ये लोग बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो मैं एक बार बता दूं, आप कितने साल आपकी उम्र होगी? मेरी उम्र छोड़िए, एक अनुभव बता। मेरी उम्र 30 साल है। मेरी उम्र, मेरे बचपन में ये सड़क देख रहे हैं, यहाँ से एक गाड़ी नहीं गुजरती थी। ये 10 साल में मोदी जी इतना विकास कर दिया। 25 साल पहले की बात। हाँ, मोदी जी इतना विकास कर दिए क्या 10 साल में? लोगों के पास पहनने के पास कपड़ा नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था। मतलब ये गली जो है मोदी सरकार के पहले बनी है, सब पहले बनी है। सब 10 साल में थोड़ी बन गया है। 10 साल में सारा विकास नहीं हुआ। कांग्रेस के स्कूल में मोदी पढ़े हैं, कांग्रेस के स्कूल में मोदी पढ़े। कौन स्कूल में? जो सरकारी स्कूल थी कांग्रेस का देन था। बना है, सारे यूनिवर्सिटियाँ भी बनी है, जितने अस्पताल से लेके अभी यूनिवर्सिटी सारा बना हुआ है, सब कांग्रेस के समय का बना हुआ है ना। कांग्रेस इतना बढ़िया लोकतंत्र चला रही थी कि एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन गया। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आज आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। संविधान चलाए ना इनके तरह ईडी इतना बढ़िया लोकतंत्र था कि एक चाय वाला आज तक कभी आते ही नहीं। सब वॉशिंग मशीन में सही हो जा रहे हैं, जितने घोटाले बाज जा रहे हैं उन वॉशिंग मशीन में सही हो जा रहे हैं। वॉशिंग मशीन मतलब? अरे मोदी वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग मशीन में सही हो जा रहे हैं। और बात करने वाले ब्याही वाले बतिया रहे हैं, सड़क चौड़ा हो गया, ई चौड़ा हो गया, वो चौड़ा हो गया। बीजेपी यानी वॉशिंग मशीन। इस वॉशिंग मशीन पे ये बहुत देखिए हमारे यही साथी बढ़िया बोल रहे थे, इनसे हम पूछते हैं बीजेपी के ऊपर जो वॉशिंग मशीन का आरोप लगा है उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, कोई वॉशिंग मशीन और कोई मिक्सर मशीन नहीं है। अब जैसे ये सरकार में नहीं है, इनका कहना है जैसे कि आज से 30 साल पहले कांग्रेस बहुत अच्छी थी, महंगाई नहीं थी। इनको ये याद है कि जनसंख्या पे ये चिल्ला रहे हैं, क्या आज से 30 साल पहले जनसंख्या यही थी? इनको ये समझ है कि 30 साल पहले क्या जनसंख्या यही थी?
और दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि महंगाई के वजह से जो है देश कर्जे में जा रही है, देश जो है विकास नहीं कर रही है। क्या इनको ये नहीं मालूम है कि भाई जब जनसंख्या बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि सभी चीज़ें डिवाइड होंगी और जो भी चीज़ों का अभाव होगा वो महंगा होगा ही होगा। अच्छा, पार्टी के हिसाब से अभी आप लोग भले, आप लोग के अंदर मतभेद हैं, जनसंख्या के मामले में ये भी इन्होंने भी कहा है कि जनसंख्या पे अगर सरकार काम करे तो काफ़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बीजेपी जनसंख्या पे भी काम करेगी और चूंकि जितने भी उन्होंने कहा है कार्य अभी तक बहुत भी चीज़ों पे उन्होंने बोला और वो किया, तो जनसंख्या पे भी करे, लेकिन जनसंख्या पे भी यही विपक्ष चिल्ला रही है, यही विपक्ष जनसंख्या में भी चिल्ला रही है। एक आखिरी सवाल आपसे है कि अभी विपक्षी नेताओं की तरफ से एक बहुत गंभीर सवाल उठा था कि राम मंदिर समय ये सवाल उठा, कोरोना काल संभवतः उस समय चल रहा था, उस समय ये आरोप लगे थे कि सरकार मंदिरों पर न ध्यान देकर विकास का काम करें। ठीक है, तो मंदिरों से देश की अर्थव्यवस्था पे क्या और कैसे प्रभाव पड़े हैं, एक आम आदमी के विभाग से आप सवाल दीजिएगा। देखिए, हम बहुत दूर नहीं कहेंगे, आपसे हम एक ही चीज़ कहेंगे, यहाँ के लोग भी जानते हैं, मंदिर से भी विकास बढ़ा हुआ है। कैसे? आज आप चाहे राम मंदिर अयोध्या में बना हो, आप जाकर वहाँ देखेंगे, खुद आप जाकर के एक बार सर्वे करिए, लोग वहाँ जा रहे हैं। और आप वहाँ मत जाइए, अब आप आ जाइए बनारस। अगर बनारस में उन्होंने मंदिरों को और धार्मिक स्थलों को सजोया है तो यहाँ पर पर्यटक और ये लोग आए हैं। अगर हम कह रहे हैं मंदिरों पे, जैसे विपक्षी करी, मंदिरों पे मत ध्यान दीजिए, भाई जहाँ का विकास जो है, अगर ये पार्टी उस धरोहर को नहीं सजोएगी तो यहाँ क्यों लोग आएंगे। आप सर्वोदय मंदिर बना हुआ है, सर्ववेद, हाँ सर्वोदय वहाँ उमराहा में बना हुआ है, आज जाकर वहाँ देखिए, आज वहाँ कम से कम हज़ारों की संख्या में ठेले वाले, गन्ने वाले, गुलगप्पा वाले, चाट वाले आज कमा रहे हैं। अगर वो मंदिर नहीं बनता तो क्या वो कमाते। आज बनारस में भी इतने पर्यटक, गोवा से ज़्यादा यहाँ पर्यटक आ रहे हैं, तो क्या यहाँ अगर पर्यटक नहीं आते तो क्या यहाँ के लोग रोजगार कर पाते। यहाँ के लोकल लोग जो है सब्जी बेच लेते, दूध बेच लेते, या जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो बेच पाते। आज भी वो यहाँ से पलायन करके बम्बई जाते, दिल्ली जाते। लेकिन आज ये सरकार यहीं के लोगों के लिए जो है कि रोजगार मुहैया कराया। आप मत करो तो उसके लिए सरकार आपके घर तो ला करके देगी नहीं। लेकिन रह गई बात कि मंदिर की वजह से जो है विकास नहीं, मंदिर की वजह से भी विकास बढ़ा है। और रह गई अस्पताल, सड़क, ये सब, इन सब को लेकर भी सरकार ने किया है काम, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। लोग कहने
एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।